हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। मित्रों, आप सभी का मिसराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जानेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है नोट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर मीन्स भविष्य में, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, टेंस मीन्स टाइम या काल, समय। तो भविष्य काल में अनिश्चित समय ऐसा कहें या भविष्य में अनिश्चित समय। नोट जो है इसमें मैंने नोट लिखा है कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य का लगातार होते रहना या पूरा होने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। यहां पर लिखा गया है कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य का लगातार होना या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी नहीं दिया होता है और इसकी पहचान में दिया है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आइडेंटिफिकेशन में लिखा है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जिन वाक्य की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे शब्द होता है वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस टेंस के वाक्यों से कार्य के लगातार होते रहने या पूर्ण होने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी होती है। प्रत्येक टेंस की अपनी एक पहचान होती है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के रूप में लिखा गया है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे शब्द आए वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। अब प्रत्येक टेंस में आप अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए रूल देखते हैं अफर्मेटिव का क्या है। यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि जिन वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य होता है। रूल नंबर 1 है इस टेंस में सामान्य रूप से आई और बी के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं, ऑल अदर सब्जेक्ट, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है सब्जेक्ट के दो प्रकार हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और पर्सन में बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे आई और बी। तो आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है, अर्थात यू, ही, सी, इट, दे, वन नेम के साथ यहां पर विल का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है इट मीन्स टू से आई और बी के साथ हम शैल का यूज करेंगे और शेष सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे होंगे उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। सामान्य कंडीशन में, साधारण स्थिति में, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चर लिखा है पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है और सेकंड पर्सन का है तो विल यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम कल यह उपन्यास पढ़ोगे।
तो यहाँ पर 3 कलर से हिंदी में फर्स्ट नंबर का सेंटेंस लिखा है तुम कल उपन्यास पढ़ोगे। तो यहाँ पर कौन उपन्यास कल पढ़ेगा? तुम। ये पढ़ने का काम कर रहा है तुम, यही अपना सब्जेक्ट है, और जो कार्य हो रहा है वो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो कार्य को जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर तुम शब्द जो लिखा है ब्लू कलर से, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया यू। अब यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ विल का यूज किया गया। मेन वर्ब है हमारी रीड, पढ़ना, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई यू विल रीड। क्या पढ़ना? यह उपन्यास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दिस नॉवेल लिख दिया गया। दिस मीन्स यह, नॉवेल मीन्स उपन्यास, और टुमारो मीन्स कल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है, और पास्ट में, फ्यूचर में कल के लिए टुमारो का यूज, और पास्ट में कल के लिए स्टरडे का यूज किया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपने पिताजी के साथ ग्वालियर जाऊंगा। यहाँ पर जाऊंगा शब्द, यहाँ पर आप देख रहे हो जाऊंगा, सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे शब्द आता है, तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, और साधारण वाक्य है ये। और मैं अपने पिताजी के साथ ग्वालियर जाऊंगा, तो यहाँ पर आई शब्द है। आई मीन्स मैं हमारा सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, इसलिए इनके साथ हमें सेल का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब हमारी है जाना, तो हमने लिख दिया गो। आई सेल गो, कहाँ जाऊंगा? ग्वालियर जाऊंगा। तो जब किसी स्थान को जाया जाता है तो टू यूज किया जाता है, तो आई सेल गो टू ग्वालियर, किसके साथ? तो विद मीन्स साथ, और आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी माय, और पिताजी के लिए फादर यूज किया गया। तो आई सेल गो टू ग्वालियर विद माय फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 3, हम कल अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलेंगे। अब यहाँ पर हम शब्द आ गया, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। खेलना यहाँ पर क्रिया हो रही है, वर्ब, और इसमें गा शब्द लगा है, इसकी पहचान है, आप ध्यान से समझ जाएंगे। तो हम कल अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलेंगे, यहाँ पर बी हमारा सब्जेक्ट है, और बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल का यूज किया गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्ले लगाया गया, बी सेल प्ले। क्या प्ले? एक खेल। तो आ गेम, आ मीन्स एक और गेम मीन्स खेल। किसके साथ? तो साथ की अंग्रेजी विद, अपने मित्रों के साथ, तो बी के साथ अपना अपनी अंग्रेजी आवर, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, और कल की अंग्रेजी फ्यूचर में टुमारो का यूज किया जाता है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस 4 है हमारा, शिक्षक कल कक्षा में सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर टीचर शब्द जो है काम कर रहे हैं पढ़ाने का, इसलिए ये सब्जेक्ट हुए, तो द टीचर लिख दिया गया। टीचर ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया। पढ़ाना ये हमारी मेन वर्ब हो रही है, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच लिख दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टीच ग्रीन कलर से लिखा गया है, तो मेन वर्ब जो है वो ग्रीन कलर से लिखी गई है, जो सब्जेक्ट है वो ब्लू कलर से यूज किया गया है, और अन्य सब जो हमारा सेंटेंस है, अन्य वर्ड्स हैं, वो रेड कलर से यूज किया गया है ट्रांसलेट करते वक्त। तो द टीचर विल टीच, द टीचर हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया। टीच ये मेन वर्ब है, पढ़ाना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज की गई। क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस मीन्स सामाजिक विज्ञान, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कहाँ पढ़ाएंगे? इन क्लास, कक्षा में। कब पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे, तो टुमारो कल की अंग्रेजी के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, वह कल मेरे पास आएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह कल मेरे पास आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा है वह, ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होने के कारण यहाँ पर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया गया, ही विल। उसके पश्चात हमारी मेन वर्ब है आना, आना की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम, तो ही विल कम कहाँ आएगा? मेरे पास, तो टू मी, ही विल कम टू मी, और कल की अंग्रेजी के लिए टुमारो यूज किया गया।
तो ही विल कम टू मी टुमारो। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में लिखा है, रूल नंबर हमारा 2 है, इस टेंस के वाक्यों से, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप देख रहे हैं, जो आपका फ्यूचर टेंस है उसी टेंस से, अर्थात इस टेंस के वाक्यों से धमकी, आदेश, बाध्यता या कोई अवश्य होना तय हो, या कोई ऐसा कार्य जिसका अवश्य ही होना तय हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई और बी के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया शैल का यूज करेंगे और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब आप आसान सी भाषा में समझ लें, यदि फ्यूचर टेंस के सेंटेंस से धमकी की बात व्यक्त हो रही हो, आदेश व्यक्त करना हो, आदेश देना हो, या मजबूरी हो, बाध्यता हो, या कोई कार्य अवश्य ही होना तय हो, तो वहां पर उल्टा कर दिया जाता है। पहले आप आई और बी अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल यूज किए, शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ यूज किए, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। आई और बी के साथ विल का यूज किया जाएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपको शैल का यूज करना होगा यदि कहीं धमकी देनी है या आदेश देना है या बाध्यता है। बाध्यता मीन्स मजबूरी, या कोई कार्य अवश्य ही होना तय है, तो ऐसे वाक्यों में आपको आई और बी के साथ विल का यूज करना होगा और शेष सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको शैल का यूज करना होगा। यहाँ पर आए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लिखा है, पहले आपको किसका यूज करना है, पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, विल, शैल, वही अफर्मेटिव जैसा ही, पॉजिटिव जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें इतना ही फर्क है कि यदि धमकी दी गई होगी या बाध्यता होगी, मजबूरी होगी या कोई कार्य अवश्य रूप से होगा, तो वहां पर आई और बी के साथ विल यूज किया जाएगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, शैल का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा लोग धमकी देते हैं, तो यहाँ पर आई के साथ विल का यूज किया गया। धमकी दी गई है तो धमकी देने के लिए हमें उल्टा करना होगा, आई और बी के साथ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमें विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया, आई विल हमारी मेन वर्ब है, किल, किल मीन्स मार डालना, तो आई विल किल, और यू मीन्स तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आई विल किल यू लिख दिया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, हम अगली माह तुमसे अवश्य मिलेंगे। यहाँ पर अवश्य यानी तय, एक फिक्स टाइम उसने डेट दे दी कि हम अगले माह तुमसे अवश्य मिलेंगे, तो अवश्य शब्द आ जाए तब भी हम क्या करेंगे, उसका विपरीत ही करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम शब्द आया है, तो बी के साथ, बी मीन्स हम, बी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए विल का यूज किया गया। बी विल, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है मिलना, मीट मीन्स मिलना, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी विल मीट किससे मिलेंगे, तुमसे मिलेंगे। कब मिलेंगे, अगले माह, तो नेक्स्ट मीन्स अगले, मंथ मीन्स माह, तो यहाँ पर बी विल मीट यू नेक्स्ट मंथ, हम आपसे अगले माह अवश्य ही मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, थर्ड नंबर का सेंटेंस है, वह परसों आपके रुपए अवश्य लौटा देगा। यहाँ पर कहा गया कि वह परसों आपके रुपए अवश्य लौटा देगा, कहने का मतलब ये बात तय है निश्चित रूप से कि वो आपका रुपया परसों वापस कर देगा। तो यहाँ पर ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए इसके साथ शैल का यूज किया गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लौटाना, की अंग्रेजी रिटर्न, क्या लौटाना, आपके रुपए, तो योर मनी। कब, परसों, तो डे आफ्टर टुमारो। फ्यूचर टेंस में परसों की अंग्रेजी डे आफ्टर टुमारो आती है। पास्ट टेंस में परसों की अंग्रेजी डे बिफोर यस्टरडे आता है। तो इस तरीके से ही शैल रिटर्न योर मनी डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वे तुम्हारी समस्या का हल अवश्य खोजेंगे। इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे आपकी समस्या को अवश्य हल करेंगे। तो यहाँ पर वे हमारा ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है,
अवश्य हल करेंगे कहने का मतलब सॉल्व कर देंगे, ये बात तय है। तो यहाँ पर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया गया। दे हमारा सब्जेक्ट है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर अवश्य शब्द आने के कारण ही हमने दे के साथ शैल का यूज किया गया। और हल करना, सॉल्व मीन्स हल करना। क्या हल करना? तुम्हारी समस्या। तो योर प्रॉब्लम मीन्स तुम्हारी समस्या। तो दे शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये ट्रांसलेट हुआ। आपके समझ में अवश्य आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का सेंटेंस है, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर बाध्यता है, कंपेल है, मजबूरी है। तो यहाँ पर उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो उन्हें शब्द हमारा जो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा दे मीन्स उन्हें, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसलिए इसके साथ हमें शैल का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ बाध्यता है कि उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। तो दे शैल, और पढ़ना, करना, करना की अंग्रेजी होगी डू। क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट फॉर्म है, यह कार्य। तो दिस वर्क, दिस मीन्स यह, और वर्क मीन्स कार्य। तो उन्हें यह कार्य अवश्य ही करना पड़ेगा। दे शैल डू दिस वर्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं उसका कर्ज अवश्य चुका दूंगा। तो यहाँ पर मैं, आई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज की जाएगी जब कोई कार्य आवश्यक रूप से करना हो, तय हो। तो यहाँ पर मैं उसका कर्ज अवश्य चुका दूंगा कहने का मतलब निश्चित बात है। तो आई विल पे, पे माने चुकाना। तो आई विल पे, क्या पे? हिज मीन्स उसका, डेप्ट मीन्स कर्ज। तो आई विल पे हिज डेप्ट, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा। मित्रों, स्पीकिंग के लिए कोई ऐसा अगर कहता हो कि टेंस हमारे सहायक नहीं है, या टेंस सीख करके हम स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो 75% आप टेंस से ही स्पीकिंग है। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति टेंस का यूज करता है इंग्लिश बोलने में। यदि आपको अपने माइंड में सेंटेंस बनाने का तरीका आ गया, इंग्लिश से कन्वर्ट करना हिंदी में, हिंदी से कन्वर्ट करना इंग्लिश में आ गया, तो आप 75% स्पीकिंग इन्फ्लुएंटली कर सकते हैं। ये बिल्कुल श्योर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इनका जितना अभ्यास करेंगे उतना ये आपका शार्प होता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा रूल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने 2 रूल पढ़ लिए। फर्स्ट रूल में सामान्य रूप से आई और बी के साथ और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का यूज किया आपने। उसके बाद रूल नंबर 2 में आपने बाध्यता, कंपेल और धमकी, और किसी कार्य को आवश्यक रूप से होने के लिए आपने उल्टा उसका विपरीत किया। आई बी के साथ आपने विल का यूज किया, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्यों में रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में विल शैल के पश्चात नॉट लगा दिया जाता है। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो विल शैल के पश्चात नेवर का यूज किया जाता है, और मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि वाक्य नेगेटिव हो, नहीं शब्द आया हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, तो आपको विल और शैल के पश्चात क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड कलर से लिखा गया है कभी नहीं। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो कभी नहीं के नेवर का यूज किया जाएगा, और नेवर का यूज कहाँ करेंगे? मेन वर्ब, अर्थात मेन वर्ब के पहले और विल शैल के बाद हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नेवर का यूज कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको विल शैल में से कोई एक यूज करना होगा। नेगेटिव वर्ड यदि नहीं है तो नॉट यूज करेंगे, और कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में यदि नॉट शब्द आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के पश्चात नॉट लगाएंगे। यदि कभी नहीं शब्द आएगा तो नेवर का यूज हेल्पिंग वर्ब के पश्चात करेंगे। आइए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल कि मैं कल मथुरा नहीं जाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस हमारा आया कि मैं कल मथुरा नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं कल मथुरा नहीं जाऊंगा, नहीं शब्द यहाँ पर आया।
तो मैं कल मथुरा नहीं जाएगा, मैं शब्द हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आई लिख दिया गया। सामान्य तरीके से इसमें यूज करेंगे, आई और बी के साथ सेल यूज किया जाएगा, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज किया जाएगा। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल यूज की गई। नेगेटिव वर्ड है तो सेल के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दिया गया। मेन वर्ब है हमारी जाना, गो, गो मीन्स जाना। तो आई सेल नॉट गो, कहाँ जाना है? मथुरा, तो गो टू मथुरा। स्थान के लिए किसी जाते हैं तो टू का यूज करते हैं। कब? टुमारो, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है। तो आई सेल गो टू मथुरा टुमारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लक्ष्मी वहां कभी नहीं जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कभी नहीं शब्द आया है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करना है। लक्ष्मी हमारी थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है। यहाँ पर लक्ष्मी के साथ हमने बिल का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। बिल के पश्चात ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नेवर का यूज किया गया कभी नहीं की अंग्रेजी के लिए, लक्ष्मी बिल नेवर। उसके पश्चात आपको मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब है हमारी गो, कहाँ जाना है? वहाँ, वहाँ की अंग्रेजी हो गई देयर। तो लक्ष्मी बिल नेवर गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मुझसे झूठ कभी नहीं बोलेगा। यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव वर्ड है वो कभी नहीं आया है। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है। वह शब्द ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है। तो जब हमारा प्रोनाउन ही, सी, इट और सेकंड पर्सन का हो तो हम बिल का यूज करेंगे, केवल आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही के साथ बिल का यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब ही बिल, और उसके बाद कभी नहीं की अंग्रेजी के लिए नेवर यूज किया गया, नेगेटिव वर्ड ही बिल नेवर। बोलना की अंग्रेजी टेल हो गई। टेल मीन्स बोलना, क्या बोलना? झूठ, तो झूठ की अंग्रेजी आ लाई लिखी गई। लाई मीन्स झूठ। किससे? मुझसे, तो मुझ की अंग्रेजी मी और से की अंग्रेजी विद, विद मी। तो ही विल नेवर टेल अ लाई विद मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम एक दूसरे से बात कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम शब्द आया है, हम ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अर्थात बी है। तो आपको पता है कि बी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज किया जाएगा। तो बी सेल, और यहाँ पर कभी नहीं शब्द आया तो नेवर शब्द का यूज किया गया। बी सेल नेवर। बात करना की अंग्रेजी होगी टॉक, TAL की। तो बी सेल नेवर टॉक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई। एक दूसरे से, तो एक दूसरे से, तो टू ईच अदर माने एक दूसरे से, यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। तो यहाँ पर लिखा गया तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। तो योर ब्रदर, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन का थर्ड सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है। और नेगेटिव वर्ड आया है तो थर्ड पर्सन होने के कारण यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज किया गया, योर ब्रदर बिल। नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया। सोना, ये हमारी मेन वर्ब है, सोना की अंग्रेजी स्लीप हो गई। और इन दिस रूम मीन्स इस कमरे में, दिस मीन्स इस, रूम मीन्स कमरे में। और टुमारो आया है कल के लिए, फ्यूचर में टुमारो का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेन वर्ब की अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में गागी गे आया है। गागी गे किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है, क्रिया के लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ पर योर ब्रदर सब्जेक्ट था, बिल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई। नॉट नेगेटिव वर्ड को यूज किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई स्लीप। इन दिस रूम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। टुमारो मीन्स कल। नेक्स्ट सेंटेंस है अब वह मुझे नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर कौन नहीं भूलेगा? वह नहीं भूलेगा। भूलना हमारी क्रिया हो रही मेन वर्ब, और वह ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमने ही लिख दिया। ही के साथ हमें बिल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। उसके बाद हमें नेगेटिव वर्ड लगाना है नॉट, तो मैंने नॉट लगा दिया, ही विल नॉट। भूलना हमारी मेन वर्ब है, भूलना की अंग्रेजी होती है फॉरगेट। किसे भूलेगा? मी, मी मीन्स मुझे। और कब नहीं भूलेगा? अब नहीं भूलेगा, तो नाउ मीन्स अब। तो ही विल नॉट फॉरगेट मी नाउ। इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आपके समझ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस ठीक प्रकार से आ गए होंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अवश्य ही सीखेंगे। इनका जितना आप अभ्यास करेंगे, इनको सुने ढंग से और ध्यान से, ध्यानपूर्वक जितना ही आप सुनेंगे, सुनने से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपके समझ में वास्तव में आ जाएगा
पहले आप सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आई और बी के साथ सेल का यूज किया गया। अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज किया गया। मैंने एक स्पेशल रूल बताएं, यदि धमकी दी गई हो, बाध्यता हो या कोई कार्य आवश्यक रूप से करना तय हो तो वहां पर आपको उल्टा कर देना है, आई और बी के साथ बिल का यूज कर देना है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज कर देना है। शेष सभी रूल समान हैं जिस तरीके से आपको भी पढ़ाए गए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब गा और गी और गे होता है। गा गी गे, किसी वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो तो आप समझ जाएंगे वो फ्यूचर टेंस है। बस बड़ा आसान सा है। और इस टेंस के जो यूजेस हैं, कहाँ पर इनका किस तरीके से यूज किया जाता है, वो हम आपको जब यूजेस के पार्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी आप इतना ही सीखें। आशा है कि आपकी समझ में अवश्य ही आए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप सभी से शिकायत है कि आप ना तो वीडियो को देखते हैं, ना ही उसे लाइक करते हैं, ना ही उसे शेयर करते हैं। बस वीडियो को देख लिए, अपना काम बन गया, बस क्लोज कर दिए। तो ऐसा ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें और देखें तो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और उसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।